आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित विद्वान साथियों, आज हमारे उन दो पुरखों का जन्म दिवस है जिन्होंने भारत को आधुनिक और समावेशी बनाने के लिए अपना जीवन लगाया। मेरे ख्याल से जैसा भारत आज हम देख रहे हैं, आज से 100-150 साल पहले वैसा भारत नहीं था। आज तमाम लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए और लोकतंत्र को अधिक से अधिक समावेशी बनाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन इनकी शुरुआत करने वाले उन दो पुरखों का जन्म दिवस है। इस अवसर पर मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, ये तो हम सब जानते हैं कि वो पहली शिक्षिका हैं, लेकिन ये शिक्षिका बनना इतना आसान नहीं था। जैसे आज सब लोग अच्छी तनख्वाहें पाकर के शिक्षक और शिक्षिका होते हैं और एक सुविधाजनक जीवन जीते हैं। ये वो दौर था जब स्त्रियों को पढ़ाया जाना, दलितों को पढ़ाया जाना ना संभव था ना आसान था। इसके लिए उन्होंने कितनी मुश्किलें उठाई, ये हम उनके जीवन के माध्यम से देख सकते हैं, जान सकते हैं। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते थे, कचरा फेंकते थे। उनको एक साड़ी अपने साथ में अतिरिक्त ले जानी पड़ती थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, वंचितों की शिक्षा के लिए स्कूल खोला। सन 1848 में उन्होंने एक स्कूल शुरू किया पुणे में, और तमाम अड़चनों के बावजूद वे रुकी नहीं, झुकी नहीं और आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे उनके स्कूल में नामांकन बढ़ने लगे। उन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ में न केवल सत्यशोधक समाज में हिस्सेदारी की, बल्कि और जगहों पर स्कूल खोले और महिलाओं के उत्थान के लिए, वंचितों के उत्थान के लिए और भी कई महत्वपूर्ण काम किए। मसलन बाल विवाह का विरोध करने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए उन्होंने काम किया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था महिला सेवा मंडल, जिसमें ऐसी बाल विधवाएं जिनका पूरा जीवन बचा हुआ था, उनके पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया, उनको आश्रय दिया और बाल विवाह रोकने के लिए काम किया। साथ में उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जिसके माध्यम से उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए काम किया जो मान लीजिए सतियों के बच्चे हैं, या खुद ऐसी महिलाएं जिनको सती होने के लिए बाधित किया जा रहा है, उनको बचाना, अनाथ महिलाएं, उन सब के लिए काम किया, विधवाएं। और इस संस्था के माध्यम से समाज का एक ऐसा तबका जिसके लिए गरिमा नाम की कोई चीज उनके जीवन में नहीं थी, उनको गरिमा में जीवन देना, मेरे ख्याल से उस वक्त का बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसको हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। साथ ही साथ जिन सवालों पर आज हम बात करते हैं, मसलन प्रजनन का अधिकार, बलात्कार पीड़ितों और अविवाहित माताओं, उन दोनों के साथ वो खड़ी हुई कि वो खुद तय कर सकती है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ये सवाल आज आसान लग सकते हैं जब हम, फेमिनिज्म भी बहुत आगे बढ़ चुका है, फेमिनिज्म की कई शाखाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज से 150 साल पहले कितना मुश्किल रहा होगा, 150 पौने 200 साल पहले जब उन्होंने सारे काम शुरू किए और ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए काम किया। जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, इन सब योगदानों के अलावा सावित्रीबाई फुले एक अच्छी कवियत्री भी थी। उनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें से काव्य फुले जो 1854 में प्रकाशित हुआ, 52 काशी सुधीर सुबोध रत्नाकर, ये उनका दूसरा एक कविता संग्रह था जो काफी मशहूर हुआ। फिर मराठी से हिंदी में अनुदित होकर के
आप लोग जानते होंगे, अनीता भारती जी ने भी अनुवाद किया है, हिंदी में प्रकाशित हुआ, कुछ दिनों पहले किताब आई, उस पर चर्चाएं भी हुई। और उन्होंने एक सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की एक ऐसी लड़ाई शुरू की जो मैं समझता हूं कि आज सामाजिक न्याय की लड़ाई के जितने पहलू हम देखते हैं, उनका बीजारोपण, उनका प्रस्थान बिंदु हम सावित्रीबाई फुले के आंदोलन में देख सकते हैं। और आखिर में वो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, वंचितों के स्वास्थ्य के लिए लड़ती हुई जब प्लेग आई 1897 में, उसी में खुद भी वो उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से वंचितों की मदद करती रही, उनके लिए काम करती रही। जब सावित्रीबाई फुले का जन्म जीवन समाप्त हुआ और उसके 3 साल बाद बिरसा मुंडा का भी जीवन समाप्त हुआ, तो एक वंचितों के एक नए मसीहा का जन्म हुआ 3 जनवरी 1903 में। जयपाल सिंह, यह आश्चर्यजनक है कि भारतीय समाज, राजनीति और अकादमिक जगत में जयपाल सिंह के बारे में पिछले करीब 10 वर्षों से ही मुख्य तौर पे बातें होने लगी। पहले लोग उनके बारे में कम जानते थे। जयपाल सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने न केवल आदिवासी समाज और राजनीति को एक दिशा दी, बल्कि उनका जो पहली उपलब्धि आप कह सकते हैं वो खेलों के क्षेत्र में है। और आश्चर्यजनक रूप से खेलों के लोग भी उनको याद नहीं करते। जब कभी खेल दिवस हो या कोई खेल को लेकर के बातचीत हो, हम सबके दिमाग में ये सवाल बचपन से ही आता रहा, क्योंकि सब लोग देखते क्रिकेट है और राष्ट्रीय खेल हॉकी के रूप में हम जानते आए हैं। तो ये हॉकी इतना लोकप्रिय कैसे हुआ, हॉकी की इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में मिला और कभी हमको नहीं बताया गया, मेरे ख्याल से किसी को नहीं बताया गया कि वो गोल्ड मेडल दिलाने वाली टीम, भारत को किसी भी खेल में जो पहला गोल्ड मेडल मिला वो हॉकी में मिला, और वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में मिला। और उस टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह, जो रांची के पास के खूंटी के पास के कटरा नाम के गांव में पैदा हुए और वहां से एक क्रिश्चियन मिशनरी, एक फादर के माध्यम से वो लंदन पहुंचे और ऑक्सफोर्ड में उन्होंने पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हुए वो हॉकी के इतने बड़े खिलाड़ी के रूप में मशहूर हो गए कि वहां के बड़े बड़े अखबारों में कॉलम लिखने लगे और वो हॉकी के एक्सपर्ट जाने लगे और उनको बहुत शोहरत मिली। तो भारत की जो टीम 1928 में ओलंपिक खेलने के लिए यहां से रवाना हुई, उसको विदा करने के लिए सिर्फ 3 लोग आए बंबई बंदरगाह से जब वो रवाना हुई, क्योंकि किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। वो टीम करीब 20 दिन के लिए लंदन में रुकी। उस टीम का नेतृत्व उसी समय जयपाल सिंह को सौंपा गया और इंग्लैंड, जो उससे पहले के 3 ओलंपिक्स में लगातार गोल्ड मेडल जीतती आ रही थी, उस इंग्लैंड के साथ में एक सद्भावना मैच रखा उस टीम ने, जो भारत की नई टीम थी। उसमें 1-2 अंग्रेज खिलाड़ी भी थे, लेकिन ज्यादातर भारतीय थे। मेजर ध्यानचंद भी उस टीम में थे और भारत की टीम ने इंग्लैंड की टीम को 4-0 से हरा दिया। जो इंग्लैंड को इतना नागवार गुजरा, उनको लगा हमारे एक उपनिवेश ने हमको हरा दिया, कि इंग्लैंड ने अपनी टीम उस साल ओलंपिक में भेजी नहीं और भारत की टीम न केवल स्वर्ण पदक की विजेता रही बल्कि और अजेय भी रही। यानी कोई भी टीम उस टीम ने कोई भी मैच नहीं हारा, बल्कि इसके साथ साथ एक उपलब्धि यह है कि भारत ने अपनी प्रतिद्वंदी टीमों पर कुल 29 गोल किए और भारत की टीम पर कोई एक भी गोल नहीं कर पाया। और ये तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। आप ओलंपिक एसोसिएशन की वेबसाइट या दूसरे स्रोतों से आप जान सकते हैं। उस टीम के कप्तान जयपाल सिंह, एक खूंटी के पास गांव में पैदा हुए व्यक्ति, और जब वो ओलंपिक खेलने के लिए गए तो उस वक्त वो इंडियन सिविल सर्विसेज में चयनित होकर के ट्रेनिंग कर रहे थे और उस ट्रेनिंग को बीच में छोड़ करके गए। जब वो वापस आए तो उनसे कहा गया कि आप ट्रेनिंग फिर से शुरू होगी आपकी 0 से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे फिर से नहीं करनी, मैं जहां से छोड़ के गया वहां से कर सकता हूं। तो वो इंडियन सिविल सर्विसेज को छोड़ करके वापस भारत आ गए और यहां आकर के 1938 में आदिवासी महासभा का उन्होंने गठन किया और उसके माध्यम से देश के आदिवासियों का नेतृत्व करना शुरू किया।
संविधान सभा के सदस्य बने और संविधान सभा में उनके भाषण बड़े महत्वपूर्ण हैं। लोग कहते हैं जो उनके समकालीन थे उन्होंने लिखा है उनके बारे में कि बहुत ओजस्वी वक्ता थे और हमेशा अंग्रेजी में बोलते थे। उनके भाषण तो हम नहीं सुन पाए लेकिन लिखे हुए हमारे पास में दर्ज है। तो उन्होंने जो आदिवासियों, क्योंकि आदिवासियों को समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो जो मुख्य धारा का समाज है उससे काफी अलग उनका समाज आज भी काफी अलग है। आज से आप सोचिए कि 70-80 साल पहले तो कितना ज्यादा अलग था। तो संविधान सभा में उन सब लोगों की तरफ से 10% आबादी की तरफ से अपनी बात रखना और आदिवासी विश्वासों के बारे में, आदिवासी अधिकारों को लेकर इतनी स्पष्टता के साथ में, जहां पर कि आदिवासियों को उस वक्त इंसान भी नहीं माना जा रहा था, उसमें अपनी बात रखना और उन अधिकारों को सुनिश्चित करना। जैसे उन्होंने कहा आदिवासी बिलीफ्स को लेकर के उनका संविधान सभा में कहा गया एक वक्तव्य है। जनरली आज भी डिबेट बीच बीच में आप देखते हैं टीवी में आ जाती है कि उनका धर्मांतरण हो रहा है या धर्म परिवर्तन किया जा रहा है या उनको परेशान किया जा रहा है। तो इस बारे में उन्होंने कहा ट्राइबल पीपल आर नॉट हिंदूज नॉट मुस्लिम्स नॉट क्रिश्चियंस, दे हैव देयर ओन रिलीजन कल्चर एंड ट्रेडिशन विच शुड बी रेस्पेक्टेड। ये बात उन्होंने संविधान सभा में कही स्पष्टता के साथ में। आज कोई कहता है तो देखिए कि अच्छा वो तो कुछ लोग उनको क्रिश्चियन मानने लगते हैं, कुछ उनका दूसरे किसी धर्म में परिवर्तन करने लगते हैं। तो ये बात इतनी स्पष्टता के साथ में फिर जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, मैं ये सोच रहा था कि हम अब नए किन विषयों पे बात कर सकते हैं। ठीक है, जयपाल सिंह के बारे में हम जान गए, तो मेरे दिमाग में आया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठाई और बड़ी मजबूती से उठाई कि पूरा देश हिल गया उससे, उस सेपरेट इलेक्टोरेट और 5वीं और 6ठी अनुसूची जो भारत के संविधान में दर्ज की गई लेकिन उतने अच्छे ढंग से लागू नहीं की गई, जो जयपाल सिंह चूंकि संविधान सभा के सदस्य थे तो उनकी वजह से वो शामिल हुई। 5वीं अनुसूची में क्या है कि कोई भी आदिवासी बहुल क्षेत्र जो भारत के मुख्य हिस्से का आदिवासी बहुल क्षेत्र कि उसमें केंद्र सरकार के नियम आदिवासी सलाहकार परिषद उसके माध्यम से लागू होंगे, सीधे लागू नहीं होंगे। वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल अगर कहेगी कि हाँ ये ठीक है तो ही लागू होंगे, उनके परामर्श से ही नीतियां बनेंगी। तो उनका विशेषाधिकार उन क्षेत्रों पर रहेगा। और 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के इलाकों को वो स्वशासन या स्वायत्तता देने की बात की गई जो भारत के संविधान में दर्ज है। तो जयपाल सिंह की मदद से हुआ कि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह चूंकि हम उन पुरखों को एक साथ ला करके उनसे सीखने की प्रक्रिया में हैं, तो देख सकते हैं कि एक दलितों के लिए एक आदिवासियों के लिए उन विशेष अधिकारों की मांग कर रहे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि उनको इस बात की जरूरत है उनके अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए। और ये उन्होंने 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में कहा। उन्होंने लिखा संविधान सभा में कहा द 5th शेड्यूल इज नॉट जस्ट ए प्रोविजन, इट इज ए कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द राइट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। उन्होंने स्पष्टता के साथ में कहा कि एक प्रोविजन मात्र नहीं है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। इसी तरह से जो जमीन का अधिकार है, आज हम जल जंगल जमीन जब भी आदिवासी की बात करते हैं उनकी बात ये सवाल आता है, उसको लेकर के उन्होंने स्पष्टता से कहा कि आदिवासियों के लिए जमीन एक संसाधन नहीं है। आज आप देखेंगे उद्योगपतियों के लिए जमीन मात्र एक संसाधन है कि उससे कैसे मुनाफा पाया जा सकता है। अधिकांश लोगों के लिए जो लोग प्लॉट खरीदते हैं, बेचते हैं और कुछ भी क्या उद्योगपति अपने उद्योगों के लिए काम लेते हैं, एक संसाधन समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए जमीन एक संसाधन नहीं है। फॉर ए ट्राइबल लैंड इज नॉट ए कमोडिटी, इट इज हिज सोल। ये उनकी आत्मा है, उनका जीवन है जिससे वो परिभाषित होते हैं। ये बात जयपाल सिंह को खास बनाती है। और मेरे ख्याल से जब संविधान का भी 75 वर्ष को लेकर के संविधान के दोनों संसद के दोनों सदनों में बहस हुई, तो ये सबसे ज्यादा जरूरत है उन संविधान सभा की बहसों को पढ़ने की, जिससे हम जान सके कि आज हमारा भारत जैसा है वैसा क्यों है। इसको जानना है अगर तो 75 वर्ष पहले जाकर के और कौन क्या बात कह रहे थे, किनको हमको, जैसे हम जब स्कूल में होते हैं तो सभी की जय बोलते हैं कि अच्छा महात्मा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की एक्सेट्रा, लेकिन वास्तव में कौन किस तरह का भारत बनाना चाह रहे थे ये आज जानना है तो सीधे संविधान सभा की बहसों में चले जाइए। कौन क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं, किस तबके के पक्ष में दे रहे हैं, किस तरह का भारत बनाना चाह रहे हैं, क्या वो इंक्लूसिव भारत बनाना चाहते हैं या वो किसी खास तबके के विशेषाधिकारों के लिए या उनके वर्चस्व को कायम रखने के लिए बनाना चाह रहे हैं। इन सब परिप्रेक्ष्यों के साथ आज हम क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले
और मरान भूम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मना रहे हैं। तो इन सब संदर्भों के साथ में हम वो भविष्य की संभावनाएं तलाश सकते हैं कि कैसे हम इन पुरखों के माध्यम से एक संघर्ष की प्रेरणा ले सकते हैं और आज के सवालों से टकरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।